यस ओके स्टार्ट। अच्छा सर। शुरू कर दूं सर? यस मैडम। यस ओके। नमस्कार। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ द्वारा जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में देश की उन्नति में महिलाओं की यशोगाथा इस आभासी मंच के माध्यम से आयोजित वेबिनार में मैं डॉक्टर नेहा बोरसे आप सभी मान्यवरों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी, सचिव प्राध्यापक रेवणनाथ कर्डिले जी, राज्य कार्याध्यक्ष प्राध्यापक सुंदर लोंढे जी, सलाहकार प्राध्यापक संजय पवार जी, आज की प्रमुख अतिथि माननीय अनुराधा ओक, सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय अमृताजी खाड़े, पीएसआई चेंबूर मुंबई, कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, सभी विभागीय अध्यक्ष, सदस्य, हिंदी संघ के शिक्षकगण एवं श्रोतागण, आप सभी का इस वेबिनार में मैं पुनश्च स्वागत करती हूँ। महिला दिन के सुअवसर पर माँ दुर्गा, माता सरस्वती, इस नारी शक्ति को याद करते हुए सर्वप्रथम उन्हें अभिवादन करती हूँ। जय जय हंस वाहिनी शारदांबिके, जय जय जगत जननी वरदांबिके, जय जय विश्वपालिनी मूकांबिके, वरदान दे तव गुण गावया। नमोस्तुते नमोस्तुते नमोस्तुते। विनम्र अभिवादन से कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। हिंदी अध्यापक संघ द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज तक संघ के राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी के मार्गदर्शन में अनेक मान्यवरों को आमंत्रित करके आभासी मंच के माध्यम से विविध विषयों पर हम सभी का प्रबोधन किया जा रहा है। आज महिला दिन के अवसर पर भी अपने क्षेत्र में कार्य के माध्यम से उच्च स्थान पर विराजमान महिलाओं को यहाँ आमंत्रित किया गया है। आज के इस वेबिनार का प्रास्ताविक संघ के राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे जी करेंगे। डॉक्टर मिलिंद कांबळे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, बहुत दिनों के बाद, बहुत अंतराल के बाद हम लोगों ने एक वेबिनार का आयोजन किया है ताकि मई में हर साल की तरह इस वर्ष भी दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें कुछ पुरस्कार, कुछ चर्चा है। आज हर विभाग से सभी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। राज्य के सचिव हमारे मित्र रेवणनाथ कर्डिले, आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि सम्माननीय ओक मैडम जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षा पीएसआई अमृता खाड़े मैडम जी, हमारे संघ के सलाहकार अध्यापक संजय पवार जी, सहसचिव क्षमा करजगावकर, उपाध्यक्ष वंदना पावस्कर, बाकी सभी हमारे पदाधिकारी, सभी के नाम मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पर। इतने हिंदी संघ से जुड़े हुए हमारे सभी माइक बंद कीजिए सर। ऋषभ सर माइक बंद कीजिए, आपका म्यूट कीजिए सर।
सभी हमारे हिंदी संघ के साथियों, ये 8 मार्च हर साल हिंदी दिवस हिंदी संघ की ओर से मनाया जाता है और इसमें हम अलग-अलग वक्ताओं को बुलाते हैं। इस वर्ष थोड़ा-सा परिवर्तन हमने किया है कि इसमें हमारे संघ के सभी लोग किस तरह से जुड़ जाएंगे, ये हम लोगों ने देखा है। आज विश्व में कुल मिलाकर 27 देशों में महिलाओं ने अलग-अलग कार्यक्रम का आयोजन किया है। जैसे कि रैलियां निकालना या परेड और कुछ सेमिनार, कुछ वेबिनार, सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ये महिला दिवस जैसे देखा जाए तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जानकारी के अनुरूप जो मैंने पढ़ा है 1906 में शुरुआत की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे 1975 के बाद ये घोषित किया। तब से 1975 से लेकर मतलब 8 मार्च ये दिन अब विषय इस तरह का है हमारे कि देश की उन्नति में महिलाओं की यशोगाथा। अब प्राचीन काल से महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ा, कि पूर्वाग्रह छोड़कर बराबरी का दर्जा देना आज बहुत जरूरी है। और कुछ क्षेत्र में मैं कह रहा हूं कि अब भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा। दिखावे के तौर पर पाठ्य मतलब पुस्तकों में ये ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये और 100% नहीं हो रहा। देखिए कि जमीन से आसमान तक हौसलों की उड़ान करने वाले हमारे राष्ट्रपति उड़ीसा की बेटी देश की प्रथम नागरिक बन गए हैं। अगर मौका दिया जाता है तो औरत क्या कर सकती है। परसों मैंने समाचार पत्र में एक बात पढ़ी, शरद पवार जी ने मतलब उनके मुंह से, साहब के मुंह से ये बात पेपर में आई थी कि वो अमेरिका गए थे और बारामती की एक लड़की वहां शिकागो में रहती थी। तो जैसे शरद पवार साहब अमेरिका में किसी काम की वजह से गए थे तो उनको फोन आया कि साहब हमारे घर आ जाइए, मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरे पति भी यही है। तो साहब ने पूछा कि कहाँ रहते हो, तो उसने कहा कि मैं शिकागो में रहती हूँ। साहब जहां पर थे वहां से करीबन 7 घंटे की दूरी पर वो रास्ता था, उनके पास समय भी नहीं था। तो उस लड़की ने कहा कि सर मैं आपके लिए प्लेन भिजवाती हूँ, मैं आपके लिए प्लेन भिजवाती हूँ। और उस लड़की ने साहब के लिए प्लेन भिजवा दिया था। करावागस की देवकाते नाम की लड़की जो कि अमेरिका में अभी मौजूद है और वहां पर उसके पति भी है, वो दोनों। मतलब लड़कियां क्या कर सकती है, लड़कियां क्या कर सकती है। 2-4 दिन मुझे लगता है कि पहले समाचार पत्र में ये किस्सा मैंने पढ़ा था कि हम लोगों को ये देखना चाहिए कि सभी को बराबर का मौका देना चाहिए और फिर हम प्रतियोगिता लगाएंगे कि कौन आगे कौन पीछे है। कि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का जो अहम भूमिका रही है इसको हम नकार नहीं सकते। कि जब भारत में महिलाओं को आजादी दी है, बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, तब से हम लोगों ने करीबन 10 गुना ज्यादा प्रगति कर ली है। अब ये हर क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर नारी ने अपनी पहचान बना दी है। अब यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं नौकर पेशा कर बहुत मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना एक वजूद निर्माण कर दिया, अपनी पहचान निर्माण कर दी है। अब इस दिन पर मुझसे ज्यादा यहाँ पर कुछ मान्यवर है उपस्थित,
वो और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। हिंदी संघ के साथ जुड़े हुए लोग हमेशा साथ देते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने का भी प्रयास करते हैं। अपने इतने बिजी व्यस्तता के कारण भी लोग समय निकाल कर इस संघ के साथ है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी ने इस संघ पर बहुत प्रेम किया है, साथ दिया है। इसी तरह हम लोग एक साथ रहकर कुछ और अच्छा हम लोग काम करने जा रहे हैं। केवल आप सभी का साथ चाहिए, कोई एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। देखिए कि प्रगति के लिए महिलाओं को बनाना, सशक्त बनाना है, तो उसके लिए सभी ने एक साथ रहना बहुत जरूरी है। हिंदी संघ हमेशा महिलाओं के साथ रहा है, उनकी उन्नति में साथ देता रहा है और हिंदी संघ की महिलाएं बहुत शान है हमारे। कुछ कार्यक्रम तो उन्होंने खुद अकेले करके दिखाए हैं। हर विभाग में ऐसे होनहार महिलाएं हैं जिनकी बदौलत हिंदी संघ का नाम रोशन हुआ है, रोशन हो रहा है, रोशन होगा। साथियों, पुनः एक बार इस शुभ दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मैं अपनी बात यहीं पर रोकना पसंद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। नारी अर्थात आदिशक्ति, नारी अर्थात साधना और भक्ति, नारी अर्थात आधार और छाया, नारी अर्थात आभार माया। इस तरह से महिलाएं विविध रूपों में दिखाई देती है। आज हमें महिलाओं के विचार सुनने का मौका मिला है, तो सर्वप्रथम सुनते हैं संघ की सह सचिव प्राध्यापिका क्षमा करंजगांवकर। क्षमा मैडम, आप अपना मनोगत व्यक्त कीजिए। जी मैडम। सर्वप्रथम आज के इस वेबिनार में उपस्थित सभी मेरी बहनों को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती खाड़े मैडम जी, सम्मानीय प्रमुख अतिथि मैडम श्रीमती ओक मैडम जी, हमारे राज्य के राज्याध्यक्ष हमारे हिंदी अध्यापक के राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे सर जी, सभी मेरे सम्मानीय पदाधिकारी और मेरे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे हिंदी अध्यापक संघ के अलावा अन्य कुछ श्रोतागण, सभी को नमस्कार, नमस्ते करती हूँ। हमारा आज का जो विषय है कि देश की उन्नति में महिलाओं की यशोगाथा। हम लोग नित्य नए रोज पेपर में, अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि महिलाओं ने उन्नति के शिखर को छुआ है, यह अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने उन्नति की हुई है, सफलता प्राप्त की है, यशस्वी रही हैं। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में जाते समय शुरुआत से लेके उस सफलता की अंतिम शीर्ष तक उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसी के अंतर्गत में समाज में महिलाएं तथा महिलाएं एवं समाज, इस एक छोटे से बिट को लेती हूँ सामने। उसका कारण ऐसा है कि जब हम महिला संगठन से जुड़कर कुछ काम करते हैं तो जितनी यशस्विता दिखाई देती है, जितनी सफलता दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा समस्याएं दिखाई देती हैं। इसके बारे में मैं आपसे कुछ साझा करती हूँ कि महिलाएं समाज का हिस्सा हैं, महिलाओं के मुद्दे सामाजिक मुद्दे हैं। महिलाओं के मुद्दों को हल करने के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों की भागीदारी और कार्रवाई आवश्यक है। इत्तेफाक से हम लोग हिंदी अध्यापक संघ के माध्यम से हम लोगों को प्राध्यापक मित्रों का और प्राध्यापिका सहेलियों का, सभी को एक साथ मिलकर हम लोग ये हमारा संघ आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन समाज में अभी भी ऐसी समस्याएं हैं जहां हम लोगों को एक साथ आगे आने की आवश्यकता है। महिलाओं से जुड़े बहुत से मुद्दे, भेदभावपूर्ण प्रथाओं, द्वितीय स्थिति, पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था, बाहुबल और धन शक्ति इत्यादि में निहित यह समस्याएं दिखाई देती हैं। समाज में यदि परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिकाओं और उनके योगदान को स्वीकार करना है तो महिलाओं की क्षमताओं का उपयोग परिवार से ऊपर उठकर समाज में भी किया जाना आवश्यक हो जाता है।
साथ ही उनकी शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण हेतु भी किया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्र निर्माण की ये जो संकल्पना है वो हम लोग देखते हैं कि क्या तो शिक्षित हो गई है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गई है, मतलब राष्ट्र निर्माण में सहभागिता महिलाओं की बढ़ गई है, ऐसा एक दृश्य दिखाई देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ सुसंस्कृत व संस्कारित पीढ़ी का निर्माण भी राष्ट्र निर्माण का ही एक कार्य है। आज महिलाओं की भूमिका बदल रही है, वह अब बहुआयामी कार्य करती हैं, लेकिन हम हमेशा सुपर वुमन वर्तन शैली का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज क्या हो रहा है कि यदि पढ़ी लिखी महिलाएं दिखाई देती तो पूछने में आता है समाज में, कितना पढ़ी है, अच्छा इतना अच्छा हायर एजुकेशन लिया है, उच्च शिक्षा लिया है, फिर तुम घर में बैठी हो, नौकरी नहीं करती हो। मतलब अलग ये दृश्य दिखाई देता है कि यदि आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है तो आपको नौकरी भी करना जरूरी है, और नौकरी पेशा महिलाओं के लिए अनेक समस्याएं हैं, बहुत सारे आह्वान हैं, बहुत सारे काम हैं, और उसे हमेशा जैसे घर में परफेक्शन की आदत है वैसे हर जगह परफेक्शन की आदत उसे रहती है, और इस चक्कर में ये सुपर वुमेन इस श्रेणी में आ जाती हैं, और यदि कहीं वह कम हो जाती हैं या उनकी कोई परफॉर्मेंस कम दिखाई देती है तो वो खुद ही गिल्टी फील करती है, अपराध बोध की भावनाओं में रहती हैं। तो ऐसे समय में महिलाओं को जरूरत है कि वो सुपर वुमेन की जो शैली है उसमें अपने आप को फिट न रखे, कि कुछ कम ज्यादा हो सकता है। जी सर। बहुत बार ये कहा जाता है कि नारी देवी है, दुर्गा है, उसे पूजना चाहिए, ऐसा है वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नारी ना तो देवी है और ना ही उपभोग योग्य वस्तु है, वह सिर्फ और सिर्फ इंसान है। यदि हम लोग आज जेंडर इक्वालिटी को देखना चाहते हैं तो लैंगिक समानता की विभिन्न अवधारणाओं का यदि हम लोग रोज अभ्यास करते हैं या हम लोग आसपास देखते हैं तो हम लोग ये देख सकते हैं कि यह जो जेंडर इक्वालिटी है यह हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इसका दर्शन जो है या इसका जो गहराई से विचार है, वह विचार जो है वो समाज के धरातल पर लागू होना जरूरी हो जाता है। और यदि यह जेंडर इक्वालिटी आएगी, कार्य समानता होगी, भाव समानता होगी, तभी इक्वालिटी आ सकती है। तो ऐसे समय में हम लोग एक आदर्श समाज का विचार कर सकते हैं, या हमारे सामने एक आदर्श समाज का दृश्य दिखाई देगा। आज धीरे धीरे लैंगिक समानता के लिए जागरूकता बढ़ ही रही है कि स्त्री पुरुष से कम नहीं है, या यह काम स्त्री का है, यह काम पुरुष का है। हाँ ठीक है, बायोलॉजिकली यदि देखा जाए तो कुछ सीमाएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, लेकिन उसके अलावा यदि देखा जाए तो कहीं भी बौद्धिक वीडियो ऑफ। हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही है मैडम। हाँ, वीडियो ऑफ भी ऑफ है क्या? हाँ, वीडियो तो ऑफ है आपका, अच्छा, आवाज भी नहीं आ रही। हाँ जी जी। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि जेंडर इक्वालिटी के बारे में हम लोग जब बात कर रहे थे तो हमने ये देखा है कि आज धीरे धीरे लैंगिक समानता के लिए जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकताएं हैं। शहरी स्तर पे हम लोग देखें तो बहुत से जहाँ जहाँ उच्च पदस्थ महिलाएं जो हैं वहाँ कहीं ना कहीं क्षमताओं के आधार पे, बौद्धिक क्षमताओं के आधार पे, कार्य पद्धति के आधार पे उनकी क्षमताओं का स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब हम लोग ग्रामीण भाग की तरफ जाते हैं तो घराबाहेर पडली म्हणजे ही खूप सुटेल किंवा खूप जास्त स्वतंत्रतेने वागेल, ये जो एक भावना आ जाती है उसके कारण उसके पैर बांध दिए जाते हैं। और ऐसे समय में यहाँ पर स्त्रियों को बांध कर रखना जरूरी है। हाँ, हम लोग देखते हैं कि पंचायत चुनाव होंगे, ग्रामीण भाग में जो राजनीति चलती है उसमें महिलाओं का उपयोग आरक्षण के रूप में दिया जाता है, ये सारी चीजें आती है, लेकिन उसका एक अलग स्वरूप भी हमको दिखाई देता है। तो ऐसे समय में निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को शामिल करना जरूरी होता है, जो बहुत सी जगह पर अभी भी दिखाई नहीं देता है। उसके साथ साथ जब जैसे जैसे हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, तब हम लोग ये देखते हैं कि फेसबुक हो, समाज माध्यम हो, इसमें बहुत ज्यादा छीटाकशी हम लोगों को दिखाई देती है।
है ना, कि किसी ने कुछ शेयर किया है तो उस पर उटपटांग कमेंट्स हम लोग देखते हैं। तो ऐसे समय में धीरे धीरे यहाँ भी जेंडर इक्वलिटी की भावना आना जरूरी हो गई है। और शायद यहाँ वैश्विक महिला दिन के उपलक्ष्य में डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी ये इस वर्ष की थीम है। और निश्चित ही यह वैश्विक स्तर पर कि जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार है। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज ज्यादा से ज्यादा काम हम लोग डिजिटली कर रहे हैं और ऐसे समय में सबकी सहभागिता बढ़ जाती है। जब प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया जाता है तब वहाँ प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक तौर पर प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन जब डिजिटली काम किया जाता है तो पर्सनलाइज भी एक दृश्य हम लोगों को दिखाई देता है। और ऐसे समय इन पर्सनलाइज दृश्यों में महिलाओं को गलत कमेंट्स आना, उनको ब्लैकमेलिंग करना, ऐसी चीजें दिखाई देती है जो उसकी उन्नति में बाधक साबित होती है। और इसीलिए जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल फील्ड ये हम लोगों को अब सोचने की आवश्यकता है। भारतीय लोकाचार की पृष्ठभूमि पर अब ये वैश्विक स्तर पर हम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन जब हम भारत का विचार करते हैं तो भारतीय लोकाचार की पृष्ठभूमि पर और भारत की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक धरातल पर महिलाओं की भूमिका, स्थिति और मुद्दों को जानना, समझना और उनकी गंभीर रूप से चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है, वांछनीय भी है। और मुझे ये बोलकर बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग हमारे हिंदी अध्यापक संघ के द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं। हम लोग सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर, महिला दिन के अवसर पर, झांसी की रानी जयंती के अवसर पर, ऐसे कुछ अनेक अवसर हम लोगों को प्राप्त होते हैं जहां हम इन मुद्दों को रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। आज महिलाओं की समकालीन स्थिति, परिस्थिति और उनसे संबंधित मुद्दों का मूल्यांकन भी जरूरी है। जब प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग इन मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं तब मूल्य, मानदंड, दृष्टि, सिद्धांत, प्रथा, व्यवहार और प्रणालियों के संबंध में इनका विचार किया जाना जरूरी है, जो पूर्वापार बहुत पहले से देश में ये निहित था और आज भी है। अब बात आती है नारीवाद की। हम लोग साहित्य से संबंधित लोग हैं, हिंदी विषय से संबंधित लोग हैं, जहाँ साहित्य का अंश आता है वहाँ पे अलग अलग साहित्य के प्रकार पढ़ते समय नारीवाद भी आता है। और ये संकल्पना ऐसी है कि नारीवाद आया कहाँ से, तो विश्व में जहाँ कट्टरपंथी नारीवाद है वहां से लेकर आज लिपस्टिक नारीवाद तक अनेक आंदोलन चल रहे हैं। अब ये नारीवाद क्या है? तो सिर्फ ऐसा दिखाई देता है कि नारी शोषित है, महिला पीड़ित है और उसके उत्थान के लिए कार्य किया जाना चाहिए, मतलब नारीवाद है। तो ऐसा नहीं है, इसके अलग अलग प्रकार भी यहाँ पर नारीवाद के हम लोग देखते हैं, जिसमें कट्टरपंथी नारीवाद जो है वो पारिवारिक ढांचे में घरेलू कामों का विरोध किया जाना और महिला को सिर्फ और सिर्फ मातृत्व को एक दंड के रूप में देखा जाना, ऐसा है। मार्क्सवादी नारीवाद में पूंजीवादी रचनाएं और पितृसत्ता द्वारा लैंगिक शोषण के बीच एक लंबा और मजबूत संबंध है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, इस तरह से मानना है। समाजवादी नारीवाद जब माना जाता है तब आर्थिक वर्ग और पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, किंतु इनके बीच की असमानता जो है वह कार्यस्थल पर, पारिवारिक या घरेलू क्षेत्र में महिलाओं को दुर्यम स्थान देती है। सांस्कृतिक नारीवाद के बारे में बात करते समय सांस्कृतिक नारीवादियों ने पुरुषों और महिलाओं के बीच के जो जैविक भिन्नता, बायोलॉजिकल डिफरेंस को स्वीकार तो किया है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने लिंग की समानता की भी वकालत की है और यह माना है कि महिलाएं शारीरिक और भावनिक तौर पे पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली है। इको नारीवाद जो है ये माना जाता है कि महिला और प्रकृति दोनों में सृजन, प्रजनन और पोषण की क्षमता होती है, अतः इसमें प्रकृति से तालमेल रखना जरूरी है, तभी यह नारीवाद सफल होगा। एक है ब्लैक नारीवाद, जिसमें दलित मुक्ति या स्त्री मुक्ति या सिर्फ महिलाओं की मुक्ति या स्वतंत्रता नहीं बल्कि मानवीय स्वतंत्रता पर यह नारीवाद विश्वास रखता है। एक पोस्ट कॉलोनियल नारीवाद है, पोस्ट स्ट्रक्चरल नारीवाद है। ऐसे अलग अलग विश्व के अलग अलग देशों में जैसी जैसी क्रांति हुई है उसके अनुसार ये नारीवाद की संकल्पनाएं हमारे सामने आई हैं। और आज नव नारीवाद है जिसे कहा जाता है लिपस्टिक नारीवाद, मतलब महिलाएं बंधी हुई स्थिति में नहीं रहकर उनको जैसे रहना है वो वैसा रह सकती हैं। स्त्री की पहचान के बने प्रतीकों की जैसे कि मेकअप, स्त्री विशिष्ट सूचक कपड़ों पर आपत्ति नहीं है और उससे वह अपनी पसंद के अनुसार वैध और सशक्त
व्यक्तिगत विकल्पों के समर्थन के साथ प्रस्तुत कर सकती हैं। ये है लिपस्टिक नारीवाद। ये पूरे विश्व में अलग अलग नारीवाद के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। हम लोगों ने बहनजी टाइप से लेकर आज एकदम मॉडर्न आधुनिक तौर पे चलते हुए नारीवाद को भी देखा हुआ है। तो इसके चलते अनेक आंदोलन जो हैं वो पूरे विश्व में हुए हैं। वहीं पर भारत में समाज सुधारकों और नारीवादी कार्यकर्ताओं ने पिछले कुछ वर्षों में नारीवादी चेतना को धीरे धीरे फैलाया और उन्हें विकसित भी किया है। साथ ही साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जेंडर के संबंध में ज्ञान और समझ को विकसित करने का प्रयास किया है। आज जब हम लोग नारी दिवस का विचार करते हैं तब जेंडर संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए साहित्य के विकास का, शोध कार्यों का एवं नीतियों के निर्माण हेतु नारीवादी सर्वेक्षणों को आधार बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी राष्ट्र में नारी को एक अस्तित्व है, नारी को सम्मान देना है, नारी संबंधी नीति नियमों का पालन करना है। जैसे हमारे देश में राज्य महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसमें महिलाओं की स्थितियों का विचार किया जाता है। ऐसे समय अलग अलग दर्जे की, अलग अलग स्तर की, अलग अलग कार्यक्षेत्र की महिलाओं पर अनेक सर्वेक्षण किए जाते हैं और उसके आधार पर ये नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो इसमें कुछ सर्वेक्षण भारतीय महिलाएं पितृसत्ताक समाज, जाति, वर्ग और धर्म से विखंडित समाज की शिकार है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव प्राचीन भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है। महिलाएं शक्तिहीन है और इसलिए अधीनता और शोषण की शिकार है। ऐसी संकल्पनाएं आई हुई हैं। हालांकि इनमें से अनेक संकल्पनाएं पश्चिमी देशों से भारत में आई हुई हैं। इसका कारण अनेक सदियों से हो रहे आक्रमण, सत्ता संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन और मूल्यों में बदलाव इत्यादि हैं। यद्यपि महिलाओं के प्रति भारतीय संस्कृति में माफ कीजिएगा, जो नारीवाद के संदर्भ में संकल्पनाएं आई हुई हैं वो आक्रमण, सत्ता संघर्ष, सामाजिक परिवर्तन, मूल्यों में बदलाव इत्यादि के कारण होता है। और महिलाओं के प्रति भारतीय संस्कृति में जो मूल सोच जो है वो आदर्श रूप में है और लैंगिक समानता के भाव के साथ भी है। लेकिन इसमें आई हुई गिरावट के कारण आज समाज में स्त्री की वास्तविक स्थिति आदर्श नहीं है। परंतु हमेशा यह ध्यान रखना है कि पुरुष और महिला के बीच लैंगिक समानता और सौहार्दपूर्ण संबंध, प्रेम, सहयोग, समझ और एकता पर आधारित ही कुटुंब व्यवस्था जो है वह भारतीय नारीवाद का प्रमुख तत्व है। भारतीय नारीवाद में कुटुंब को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। प्राकृतिक अंतर के बावजूद स्त्री व पुरुष परस्पर पूरक हैं। प्रत्येक मनुष्य में स्त्रीत्व पुरुषत्व का सार है। हमारे पास अर्धनारी नटेश्वर की अवधारणा है जो स्त्री और पुरुष के सिद्धांतों का सम्मान करती है। किंतु आज डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जैसी विचारधाराएं जो है वो कट्टरपंथी नारीवाद को उकसाकर समाज में नई नई समस्याएं पैदा कर रही हैं। जैसे कि हमने अभी 2 महीने पहले ही देखा था दिल्ली की श्रद्धा वालकर की स्थिति जो थी 36 टुकड़े। उसके अलावा उसके बाद बहुत सी खबरें सोशल मीडिया पे, अखबारों में आई थी कि ऐसे अनेक घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। महिलाएं आर्थिक संपन्न हो रही हैं, आर्थिक सक्षम हो रही हैं, तो अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और वह अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए स्वयं अकेले ही सक्षम है। यह विचार करके अब वे अकेले रहना चाहती हैं, स्वतंत्र रहना चाहती हैं, जो हमारे समाज के लिए घातक है। महिलाओं को ये जानना चाहिए कि परिवार समाज की मूल इकाई है जो अधिकार और कर्तव्य पर आधारित है। यदि परिवार में महिला का कल्याण और भलाई हो तो सामाजिक स्तर पर महिला कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। शाश्वत मूल्य, लोकाचार स्थायी होते हैं और जैसे कि आत्मा अनादि है और जन्म के अनुसार शरीर बदलती है, उस प्रकार हम आज के इस बदलते समय के अनुसार व्यवस्था में भी परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता महसूस करते हैं। भारतीय जो विचार प्रक्रिया है वो सर्कुलर है, या एक दूसरे को काटती नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ चलती है, एक दूसरे के अनुकूल है। इसलिए भारतीय विचारधारा को समझना, सोचना, समझना और उसका प्रसार करना अत्यंत आवश्यक है। और इत्तेफाक से, सौभाग्य से हम लोग ऐसे व्यवसाय में हैं या ऐसे सेवा क्षेत्र में हैं जहां हम लोग एक ही समय में अनेक लोगों तक पहुंचकर हम लोग अपनी ये बात
रख सकते हैं। भारतीय नारीवाद मानार्थ समानता में दृढ़ता से विश्वास रखता है, इसीलिए आज 21वीं सदी में जो महिलाएं हैं वे बहुआयामी आधुनिक विचार प्रक्रिया के कारण उन्नति के शिखर पर पहुंच रही हैं और वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ऐसे लाखों उदाहरण हमारे सामने हैं और आप सभी के समक्ष कुछ विचार रखने का अवसर प्राप्त हुआ है और आपने बहुत धैर्यता पूर्वक इसको सुना है, इसलिए मैं आपके प्रति धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और मेरे विचार रखने के लिए हिंदी अध्यापक संघ ने मुझे यह मौका दिया हुआ है, इसलिए मैं उनका साधुवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद क्षमा मैडम। आपके विचारों से महिलाओं के योगदान की अधिक जानकारी हमें मिली है। सिर्फ परिवार में ही नहीं तो समाज तथा देश हित के लिए भी महिलाएं अग्रसर है। यह हम सबके लिए स्वाभिमान की बात है। लेकिन आपने उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे विषयों को छेड़ा है जो मतलब उससे हमें प्रभावित होना चाहिए, उस पर हमें विचार करना चाहिए और महिला तथा उनके कर्तृत्व की ओर हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। यही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद मैडम। इसके बाद प्राध्यापिका हेमलता लखमल मैडम जी को मैं विनंती करती हूँ कि आप अपना विचार यहाँ व्यक्त कीजिए। हेमलता लखमल मैडम धन्यवाद हम सबके सामने जी उनके विचार व्यक्त कर रहे हैं। मैम, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी हाँ, क्या जी हाँ, आ मैडम? रही है मैम। आ रही है, आ रही है, धन्यवाद। आ रही है मैम। ओके, सभी को प्रणाम। मैं अपनी बात 4 से 5 मिनट में ही कह दूंगी, क्योंकि क्षमा मैडम ने बहुत कुछ मुझे यहाँ पर स्पष्ट किया है और मैं कम समय लूंगी। सबसे पहले तो महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के आभासी मंच को मैं नमन करती हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय पदाधिकारियों को और सभी विश्वस्त अध्यापकों को प्रणाम। समय का जो अभाव है उसमें मैं सभी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत समय हो गया। तो और सभी महिलाओं को महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मेरा जो विषय है वो है साहित्यकार। हिंदी में जो साहित्यकार, महिला साहित्यकार है, उनको मैंने उनका गौरव किया, उनका केवल नाम लेना चाहूंगी क्योंकि समय नहीं है। साहित्य पर तो बहुत कुछ कह सकते हैं या बहुत समय ले सकते हैं, लेकिन समय नहीं। तो आज का महिला दिन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक क्षेत्र के सृजन कार्य का गौरव और उसका उत्सव मनाने का दिन होता है आज का महिला दिन। और प्राचीन काल से भारत में स्त्रियों ने जो संस्कृति, समाज और सभ्यता को नया रूप देती आई है और दे रही है, उसी के संदर्भ में मैं कहूंगी। और शिक्षा क्षेत्र से हम जुड़े हैं, इसलिए मैंने शिक्षा का विषय लिया, साहित्यकार का विषय लिया है आज कहने के लिए। तो समाज और सभ्यता को नया रूप देने वाली हमारी सारी महिलाएं हमारा गौरव बढ़ाती है, इतिहास बनाए। आज तो भारत के सर्वोच्च स्थान पर विराजमान राष्ट्रपति, अर्थमंत्री, वैज्ञानिक, पायलट है। आज जो पुलिस अधिकारी हमारी अतिथि है, शिक्षा अधिकारी हमारी अतिथि है, साहित्यिक है, ये सब का होना एक परिवर्तन का ही प्रतीक है। महिलाओं को शिक्षा का जो अधिकार देने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जी का भी संघर्ष और उनका योगदान अवर्णनीय और अविस्मरणीय भी है। उन्हें हम याद करेंगे, याद करना ही होगा। सावित्री, रमाई, जिजाऊ, अहिल्या जैसे आदर्श हमें शिक्षा से ही ज्ञात होते हैं और इसलिए मैंने शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में सावित्री से लेकर आज की गीतांजलि तक साहित्यकारों के साहित्य सृजन श्रृंखला हम महिलाओं की जो प्रगति में वो योगदान देते हैं। महिला साहित्यकारों ने महिला के गुणों को और उनके जीवन मूल्यों को जो चित्रित किया है, जिससे साहित्य से समाज में परिवर्तन भी होता है। उनके संघर्ष, अस्तित्व, समस्या, त्याग, करुणा, स्नेह, अनुग्रह, सौंदर्य, धैर्य, साहस, शक्ति, मूल्य और नैतिकता का वर्णन किया। ये सारे गुणों का हमारे साहित्यकार
अपनी नायिका के द्वारा ये सारे वर्णन करती है, उनका चित्रण करती है। आज इसका जिक्र करना यहाँ पर संक्षिप्त में सार्थक होगा। जैसे महादेवी वर्मा जी ने बाल विवाह की समस्या अपनी भावी कहानी में व्यक्त की है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। पद्मा सचदेव की कमला है, या गोपा गौतम की यशोधरा, उर्मिला है, भारती जी, धर्मवीर भारती जी की तनुप्रिया हम पढ़ाते हैं, जो कि महाकाव्य है। प्रेमचंद जी ने निर्मला द्वारा त्याग और समर्पण का संदेश यहाँ पर दिया है। तो ये सारे महाकाव्य या उपन्यासों हमारे साहित्यकारों ने महिलाओं के गुणों का, उनके संघर्ष का वर्णन किया, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, पुरुष साहित्यकार और महिला साहित्यकार। आगे मैं ये कहूंगी कि उषा प्रियमवदा की कालिंदी है, कुंतल है, जो रिश्तों का महत्व हमें सिखाती है, हमें संदेश देती है कि रिश्ते कैसे बने। अमृता प्रीतम की नीना तो स्वयं की खोज करती है, स्वयं लेखिका ही है वो, किसी और के बारे में नहीं। तो लेखिका अपने ही मन को या अपने स्वयं का ही दुखों का या अपने स्वयं के भावनाओं का ही वर्णन करती नीना के माध्यम से। तो इस तरह से हमारी सारी महिला साहित्य का एक एक पहलू को ये हमारे सामने व्यक्त करती है और हमें पाठकों को, महिला पाठकों को सशक्त बनाती है। आगे ये कहूंगी कि बिंदु सिन्हा की निरुपमा विवाह पुनर्विवाह की भी बात करती है। मैत्रेयी पुष्पा की तो बेटी कहानी अपने उत्तरदायित्व को समझने और उसके निर्वाह की क्षमता रखती है, समझाती है कि हम सक्षम है उत्तरदायित्व निभाने के लिए। इस तरह साहित्य में महिलाओं के जीवन मूल्यों को महत्व दिया। साहित्यकारों ने संवेदनशीलता से मनोवैज्ञानिक धरातल पर स्त्री की भावनाओं का जो वर्णन कर उन्हें न्याय ही दिया, न्याय देने का वो हमेशा प्रयास दिया ही है। तो महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए निरंतर हमारे महिला साहित्यकार अपना साहित्य सृजन करते हैं, उसमें वो सक्रिय है। आज हमारे पाठ्य पुस्तक में हम देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं या पढ़ाते भी हैं, क्योंकि ये आज के मूल्य है, आज की आवश्यकता है। जैसे हमने पढ़ा है क्योंकि स्त्री के अनेक रूप उसमें दिखाई देते हैं। जैसे मैं ये उदाहरण देना चाहूंगी कि आशा रानी होरा जी सुनो किशोरी में अपनी बेटी की सहेली बनी, एक नया रूप। तो अपने प्रिय से अनेक प्रश्न पूछी, तनुप्रिया भी हमने देखी है, पढ़ाया है, सुना है। भोग जाया में तो अपने ही पुत्र से दुखी सहनशील माता भी हमने पढ़ाया या हमने उसका पठन किया। और एक कविता में एक पंक्ति ऐसी है कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है। एक पंक्ति में ही सारे महिलाओं के दुखों का या उसकी भावनाओं का वर्णन करने का सामर्थ्य एक पंक्ति में ही कवि ने व्यक्त कर दिया। पूरा कथानक यहाँ पर वो कह सकती है, इतना सामर्थ्य हमारी साहित्यकारों या हमारे रचनाओं, अर्थात रिश्तों को गौरव प्रदान करती है हमारी सारी महिला साहित्यकार और गरिमा बढ़ाती है हमारे महिला पात्र। रिश्ते बने रहेंगे तभी हम समाज, संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखेंगे, यह हमारे साहित्य से सार्थक होता है। ऐसे सामर्थ्य लेखन के, इसीलिए तो उत्तर भारत की गीतांजलि श्री को वर्ष 2022 में अपनी पुस्तक रेत समाधि के लिए विदेश में अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान से सम्मानित किया गया। उनके सृजन शक्ति का सम्मान से जो सम्मान हुआ है, महिला वर्ग और साहित्य क्षेत्र में असीमित आनंद की अभिव्यक्ति का अनुभव हुआ है। जो इस सम्मान को प्राप्त कर चुकी है, उनकी पुस्तक के लिए सम्मान किया गया। इस तरह वैचारिक, बौद्धिक, मानसिक, भावनिक धरातल पर सशक्त बना के हमारे महिला साहित्यकार या महिला साहित्यकर्ता के योगदान हमारे प्रगति और विकास का एक प्रमुख और महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। महिलाओं को समर्पित 2 पंक्तियों से मैं अपनी बात समाप्त करूंगी।
जो कि यहाँ 2 पंक्तियां हैं कि मुझे नहीं विश्राम आए, मुझे नहीं विश्राम आए, है मेरी गति विराम, वन रागिनी बनकर पाया पर अविरत। इस तरह मैंने संक्षिप्त में साहित्यकारों का गौरव करने हेतु ये अपनी बात रखी है और हमारे सृजनकर्ताओं को, महिला साहित्यकारों को गौरव प्रदान करने के लिए उनकी बात पर रखी है। उनकी कुछ पात्रों के नाम लिए। साहित्य पर तो बहुत कुछ कहा जा सकता है क्योंकि वह हमें सशक्त बनाते हैं, वह हमारी भावनाओं को यहाँ व्यक्त करते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहूंगी नहीं, केवल उनका नाम लेकर यहाँ पे बात समाप्त करती हूँ। आयोजक के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, मंच के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। हेमलता मैडम जी ने साहित्य के माध्यम से नारी का जो महत्व है या नारी के लिए जो भी लिखा है उस पर बहुत ही सुंदर विचार यहाँ पर व्यक्त किए हैं। आज की प्रमुख अतिथि माननीय अनुराधा ओक मैडम, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल, और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय अमृता जी खाड़े, पीएसआई मुंबई, इनका परिचय देने हेतु मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वंदना पावस्कर मैडम जी को। जी धन्यवाद मैडम, नेहा मैडम और धन्यवाद। हेमलता मैडम, शमा मैडम, आप सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातों को रखा है। सबसे पहले तो इस आभासी मंच से जुड़े हर व्यक्ति को आज के विश्व महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। इन दोनों का परिचय तो मुझे देना ही है, लेकिन उसके पहले कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहती हूँ, कुछ पंक्तियों को मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो पंक्तियां इन दो महिलाओं के लिए बहुत अधिक समर्पित है। विश्व महिला दिवस के मौके पर हम सब मिलजुल कर नारी शक्ति का जश्न मनाएं। विश्व महिला दिवस के मौके पर हम सब मिलजुल कर नारी शक्ति का जश्न मनाएं। नए दौर की नारी को आज मिली है नई पहचान, नए दौर की नारी को आज मिली है नई पहचान, चुनौतियों के आसमान में जो भरती है निडर उड़ान, देश समाज और परिवार सभी का रखती है खूब ख्याल। आज की नारी हरफन मौला हुनर से अपनी करे कमाल, नारी की गरिमा को पूजो और इसका सम्मान बढ़ाए, आओ हम सब मिलजुल कर नारी शक्ति का जश्न मनाएं। अब जो आज के कार्यक्रम की जो प्रमुख अतिथि है अनुराधा मैडम जी, आज के कार्यक्रम की दूसरी अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता खाड़े मैडम जी का मैं संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। आज के कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि सचिव महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे की अनुराधा मैडम जी। सबसे पहले तो आपके कार्य को बहुत बड़ा सलाम और बहुत बहुत स्वागत। छोटे बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से समृद्ध और प्रगत शिक्षा देने की दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। स्कूल तथा महाविद्यालयीन शिक्षा में हमेशा टॉपर रहने वाली ओक मैडम ने राज्य में शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण उपक्रम की शुरुआत की और शिक्षा क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। सातारा में 12वीं की शिक्षा पूर्ण करने के बाद मैडम जी ने पुणे में आकर मानसशास्त्र विषय में स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अभिनव प्रयोग करने के इरादे से उन्होंने बीएड और एमए की शिक्षा भी पूर्ण की तथा एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षणाधिकारी के रूप में कार्य करती रही। 2013 में वह राज्य शैक्षणिक संशोधन और प्रशिक्षण परिषद में नियुक्ति हुई। अपनी नौकरी की चिंता न करते हुए अनेक विपदाओं के बावजूद उन्होंने करीब 1 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का एक सफलतापूर्वक काम किया। कुछ समय तक वे समाज कल्याण विभाग में उपसंचालक पद पर भी नियुक्त रही। अपने 3.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने निवासी स्कूलों का रूप ही बदल दिया और इन स्कूलों को तकनीक के साथ जोड़कर गरीब और कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा का आनंद देने में वे सफल रही। फिलहाल वे राज्य मंडल पुणे विभाग में सचिव पद पर कार्यरत है। मैडम जी, वाकई आपके कार्य में बहुत कुछ उथल पुथल की है और निश्चित रूप में आपका कार्य बहुत अधिक सराहनीय है। आज के कार्यक्रम की दूसरी अतिथि और आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष
श्रीमती अमृता खाड़े मैडम जी, जिन्होंने बीसीए की शिक्षा प्राप्त की है और वे फिलहाल नवी मुंबई में पीएसआई के रूप में कार्यरत है। साथ ही वे निर्भया पथक की इंचार्ज भी है और साइबर अधिकारी के रूप में भी कार्यरत है। मैडम जी, आपके कार्य को भी बहुत बहुत सलाम और आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत अधिक स्वागत। धन्यवाद नेहा मैडम जी। धन्यवाद मैडम। तू जिजाऊ, तू सावित्री, अहिल्या की बेटी तू कल्पना, तू सुनीता, आकाशी झेप तू, ले आसमां में ऊंची उड़ान, प्रेरणा का महारूप तू। ऐसे कर्तृत्ववान है हमारी आज की अतिथि कांबळे सर जी। मैडम अनुराधा मैडम, मैडम। यस यस, मैडम मीटिंग में अभी भी है, तो हाँ हाँ। उन्हें आपका चलने दीजिए, अगर मौका मिलता तो मैं ज्वाइन हो सकती अच्छा हूँ। और अच्छा शुभकामनाएं भी दी है उन्होंने, तो जाहिर होता है कि अच्छा देर से जुड़ने की संभावना भी कम लग रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ। अभी मैंने वही फोन किया था, अच्छा उन्हीं का नंबर था। अच्छा ठीक है। हम सब जानते हैं कि उनका जो शेड्यूल है वो कितना व्यस्त होता है, इसलिए मैं आगे जो है मतलब आगे की जो रूपरेखा है उसकी ओर चलती हूँ। हमारी आज की कार्यक्रम की जो अध्यक्षा है माननीय अमृता खाड़े जी, वार नहीं तलवार है वह, शमशेर की धार है, नारी मतलब अबला नहीं, वह धगधगता अंगार है। ऐसे ही अंगार आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षा है माननीय अमृता जी खाड़े, पीएसआई मुंबई। आपसे निवेदन है कि आप अध्यक्षीय स्थान पर अपना मंतव्य व्यक्त करें। माननीय खाड़े मैडम जी। धन्यवाद मैडम। वंदना पाउसकर मैडम का भी धन्यवाद। हिंदी अध्यापक संघ के मंच पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद कहती हूँ। माननीय इस मंच पे माननीय प्रमुख अतिथि अनुराधा जी ओक मैडम और सभी उपस्थित जो सृजन है उनको भी मैं नमस्कार कहती हूँ। आज का दिन है 8 मार्च यानी कि जागतिक महिला दिन। ये दिन की शुरुआत, इस दिन का जो पहलू है वो जागतिक स्तर पर 1906 या 1908 के दौरान शुरू हुआ। यानी कि न्यूयॉर्क में उधर आंदोलन हुआ, कुछ महिला इकट्ठे आए और उनके अधिकारों के लिए वो झगड़ने लगी और धीरे धीरे करते जागतिक स्तर पर 1975 पे यूनो ने ये 8 मार्च है उसको जागतिक महिला दिन घोषित किया और इसके बाद यह सभी देशों में मनाया जाता है। ये जागतिक लेवल पर जो महिला आई, एक संगठन हुए, उसी का परिणाम भारत में भी हुआ है। और उसके 1970 के पहले भी 75 के पहले भी हमारे भारत में ऐसी संगठन, ऐसा आंदोलन महिलाओं ने किया है। इसी को देखा जाए तो भारत में कुछ सालों पहले सती प्रथा हुआ करती थी, जो कि बहुत ही महिलाओं के लिए दर्दनाक थी। इसमें पति गया तो उसको मुंडन कराना, उसको अकेले रखना यानी कि बाजू में रखना, समाज से उसे बाहर रखना, उसको पति के साथ चिता पे अग्नि देना, ये इतना दर्दनाक था कि इसको राजा राम मोहन राय ने देखा और उन्होंने उसी वक्त से आंदोलन करके महिलाओं के प्रति विचार करने का निर्णय लिया और धीरे धीरे कानून बनते गए भारत में। और यह कानून हमारे संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भी बहुत महिलाओं के प्रति कानून बनाने के लिए योगदान दिया है। अभी यह कानून तो संविधान में बने हैं, फिर भी महिलाओं के लिए उतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। जैसे कि कुछ महिला अभी इतने बड़े स्तर पर गई है, इंदिरा गांधी जी, वो उस स्तर पर पहुंचे, पर उनको उस पर के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना संघर्ष करना पड़ा कि वो करीब
1500 साल रही है, उनकी जैसी महिला जो अभी पाकिस्तान को भी नहीं नम सकी। भारत में ऐसी कई महिला है, जैसे कि कल्पना चावला है, सावित्रीबाई फुले है, सुचिता कृपलानी है, किरण बेदी है, और विजया लक्ष्मी पंडित है। ये इतने बड़े स्तर पर गए, पर उनको उधर जाते समय, उधर रहते समय, उनको उस स्तर पर रहते समय खूब बहुत अड़चनी आई। अभी हमारे जो लॉ है, 34 लॉ वुमन के लिए बनाए गए हैं, फिर भी उनका इम्प्लीमेंटेशन उतना होता नहीं। वो सभी लॉ लेडीज को मालूम ही नहीं है फिर भी। और दूसरी बात है कि संविधान में हमें राइट दिए है, फिर भी पार्लियामेंट में हमें 33 सीट्स रिजर्व है वुमेन्स के लिए। ये हुआ है सब, बट इतना इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? उतना कॉन्फिडेंस हमारे जो लेडीज है उतना अभी नहीं, उतना देखा गया तो नहीं है। जो लो स्तर है उतना महिला है वो अभी तक उतना सशक्त नहीं है। जो अभी वर्किंग वुमन है, बाहर पढ़ रही है, शहरों में बहुत सारी वर्किंग वुमन रहती है, उनके जो ऑफिस में रहती है, तो उनको जो जेंट्स लोग है बोलते हैं कि हाँ नहीं, हमें उतना लेडीज को पगार है, उतना ही हमें पगार, तो वो समान समान काम होना चाहिए। उधर हो झगड़ते हैं कि नहीं, महिला को बराबर का हिस्सा काम देना चाहिए, क्योंकि वो भी पगार बराबर लेती है, हम भी उनके समान लेते हैं। उस वही थिंकिंग वो हम उसके घर में नहीं इम्प्लीमेंटेशन करते। उनको लगता है कि नहीं, यही काम लेडीज नहीं करना चाहिए। उधर वो समानता का रूप नहीं आनते, खाली वो वर्किंग जब ऑफिस में या काम पर रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं, उधर ही उनको कि समानता दिखती है। ऐसा होता है। तो ऐसा क्योंकि उनकी मेंटेलिटी है कि नहीं, थोड़ा सा लेडीज को भी कुछ हमारे नेचुरली जो कुछ अलग सिम है, तो उसके लिए उसको भी थोड़ा सा काम पर थोड़ा सा एक्सक्यूज भी मिलना चाहिए, तो उनका वो नहीं रहता। बाद में जो ऐसा अभी जो प्रेजेंट में महिला जो सामना कर रही है जो सिचुएशन का, वो है साइबर का। मैं साइबर में काम करती हूँ, तो उसमें देखती हूँ तो बहुत सारे अभी सभी लोग ऑनलाइन है, ऑनलाइन मीडिया पे है, बट उसमें महिलाओं को घर में बैठकर आपको काम दिलाएंगे, ऐसा करके उनको कुछ तो गलत साइड या गलत तरीके से उनको पेश आ जाता है, और उसमें वो फंस जाती है। और दूसरा बात, हेलो हेलो, हाँ, और दूसरी बात ये है कि जब महिला काम पर जाती है, रात में ही काम करती है, कुछ कहाँ कहाँ पर तो रात में भी काम करना पड़ता है, नाइट ड्यूटी भी रहती है। जब लोकल महिला रहती है या सामान्य महिला रहती है, तो उनको जाने आते समय भी कुछ तो अंदर से डर रहता है कि हाँ, मैं सेफ हूं ना, मैं सेफ हूं ना, ऐसा। तो ये क्यों है? तो वो उसको कि जो पुरुष है उसकी डर रहता है कि मैं, मुझ पर कुछ होगा ही नहीं, मुझको कोई ये भी गलत काम तो नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेडीज ने, अभी तो सब कानून बने हैं, सब सुविधा है, कानून या पुलिस आपको हेल्प करती है, फिर भी थोड़ा सा डर अंदर रहता है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लेडीज है, जो लहान बच्चियां हैं, तो उनको कराटे ऐसा जैसा प्रशिक्षण देना चाहिए कि जिससे वो आत्मविश्वास आए कि हाँ, मैं कभी किधर भी जाऊं, मेरे साथ मेरा खुद का ताकत है, मैं किस पर भी किसी टाइम पर जाऊं, मैं सेल्फ प्रोटेक्शन कर सकती हूँ। क्योंकि जब महिलाओं पर हमला होता है, यानी कि नाइट में या घर में भी होता है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में भी होता है, उनका पति उनका फिजिकली शोषण करते हैं, मेंटली तो होता ही है, तो फिजिकल भी शोषण करते हैं, तब वो खुद का प्रोटेक्शन करे। तो इसके लिए उसको कराटे जैसा या खुद प्रोटेक्शन करने जैसा कोई तो आना चाहिए। ये हमारे अभी सभी बच्चियों में नहीं होता, कुछ बच्चियां है तो वो कर रही है। वह सभी बच्चे इस तरीके से जाए तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगी, ऐसा है।
बाकी तो मैं और ज्यादा नहीं कुछ बात कर सकती, इतना इतना ही मेरे आपके हिंदी अध्यापक संघ को बोलना है। तो मैंने आपने मुझे इस हिंदी अध्यापक संघ पर बोलने का मौका दिया, विशेष तौर पर मिलिंद कामले जी ने, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद मैडम। हेलो, धन्यवाद खाड़े धन्यवाद मैडम दीदी। जी, धन्यवाद। अभी अभी आप जानते हैं कि हमारी प्रमुख अतिथि माननीय अनुराधा ओक जी मैडम बहुत बिजी है, उनका एक सभा चल रही है, लेकिन उन्होंने हम सब के लिए एक शुभ संदेश भेजा है जो उनकी तरफ से मैं आपको सिर्फ पढ़कर सुनाती हूँ। ये बोल अनुराधा मैडम जी के हैं, मैं सिर्फ आपको सुनाती हूँ। त्यांनी म्हटलंय, मराठीत त्यांनी दिलेला आहे हा शुभ संदेश। आयुष्यात वाटचाल करताना आपले ध्येय एकदम स्पष्ट हवे, त्यासाठी अधिक चांगली व्यक्ती होऊन काम करता आले पाहिजे। महिलांनी नोकरी करतानाच एक मुलगी, पत्नी, बहीण, सून म्हणून आपली भूमिका चांगल्या पद्धतीने निभवल्या पाहिजे। जगताना आपली काही तत्वे हवी। कितीही कठीण काळ आला किंवा मानसिक तणाव निर्माण झाला तरी तत्वांशी तोडजोड करू नये। तुमच्यावर एखादी चुकीची गोष्ट करण्याबाबत दबाव आला तर नाही म्हणता आले पाहिजे। त्यानंतरच तुम्ही निर्भीडपणे आणि तणावमुक्त काम करू शकाल। ऐसा बहुत ही अच्छा शुभ संदेश उन्होंने हम महिलाओं के लिए भेजा है और बहुत मार्मिक बात उन्होंने की है। यह उनका स्वानुभव है, उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा है कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है और गलत बातों का हमें स्वीकार नहीं करना है। यह बहुत बड़ी बात मैडम जी ने कही है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ हम सभी की ओर से। आज महिला दिन के सुअवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने हम सभी महिलाओं के लिए इस प्रबोधनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया और हमें आनंद प्रदान किया। इन सबका आभार ज्ञापन करना भी हमारा कर्तव्य है। मैं प्राध्यापिका तस्नीम बोरा जी को आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैडम। बोरा जी मैम, आवाज जी आ रही जी है? जी हाँ मैडम, आ रही है। मैं थोड़ी सी लाइनें लिख रही थी, इसलिए आपको जवाब देने में थोड़ा सा लेट हुआ मैडम, माफी चाहूंगी। धन्यवाद मैडम। कार्यक्रम का अंतिम टप्पा यानी कि आभार प्रदर्शन। आभार प्रदर्शन के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। दिल को दिल से जोड़ने वाला कार्यक्रम अर्थात आभार प्रदर्शन। कार्यक्रम से जुड़ने वाले हिंदी अध्यापक संघ के अध्यक्ष माननीय मिलिंद कामले सर का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने आज इस महिला जागतिक दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम को तैयार किया या कार्यक्रम को पेश किया यहाँ पर, और कार्यक्रम के लिए इतनी मेहनत किया आपने सर, आपका हृदय से धन्यवाद। और एक महिला होने के नाते मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे इमोशन का इतना मान रखते हैं। इसी प्रकार माननीय सचिव प्राध्यापक कर्डिले सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, आपने अपना अमूल्य समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है। ठीक इसी प्रकार कार्यक्रम की अध्यक्षा माननीय अमृता खाड़े मैडम ने जो क्राइम से लेकर जुड़ी हुई जो बातें थी उनका विस्तृत यहाँ पर वर्णन किया है और एक अच्छी जानकारी हम महिलाओं को दी है कि किस प्रकार से महिलाओं को इनकी ओर से सचेत रहना चाहिए। आज हम मोबाइल का प्रयोग सभी लोग करते हैं, लेकिन
एडवर्टाइजमेंट वाले या इस प्रकार के जो ऑफर वाले जो आते हैं, उनको हम लोगों को किसी भी तरह का स्वीकार नहीं करना है। ऐसी जानकारी माननीय अमृता खाड़े मैडम ने, जो पीएसआई मुंबई से हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ मैडम। निश्चय ही आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हम लोग सावधान रहेंगे एक महिला होने के नाते। ठीक इसी प्रकार प्रमुख अतिथि के रूप में माननीय अनुराधा मैडम जी, ओक मैडम, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण यहाँ पर समय नहीं निकाल पाई और इसका हम लोगों को खेद है कि हम उनके विचारों को नहीं जान सके। निश्चय ही मिलिंद कांबले सर से मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगी कि इन्हें कुछ दूसरे कार्यक्रम में जरूर बुलाइएगा और हम लोग इनके विचारों को जानने के लिए इच्छुक है। तो फिर भी इनका, अनुराधा ओक मैडम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है मैडम, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण या किसी कारणवश आप इस कार्यक्रम में नहीं आ सकी। इसका खेद है हम लोगों को और आपको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। ठीक इसी प्रकार साथ ही डॉक्टर वंदना पावस्कर मैडम, जिन्होंने अतिथियों का इतना सुंदर परिचय किया है कि हमारे मन में उन्हीं की तरह बनने की एक कोशिश रहेगी, हम लोग उन्हीं की तरह बनना चाहेंगे, ऐसी प्रेरणा उनके अतिथि परिचय के माध्यम से प्राप्त हुई है। धन्यवाद पावस्कर मैडम। ठीक इसी प्रकार क्षमा करजगांवकर मैडम, जिन्होंने नारीवाद पर इतना विस्तृत वर्णन दिया है मैडम, बहुत ही विस्तृत जानकारी आपके विचारों के माध्यम से प्राप्त हुई है हमें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब इतनी तैयारी करना और उनके बारे में विश्लेषण करना, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। आपने नारियों के तरह तरह टॉपिक के बारे में, टाइप्स के बारे में जो आपने बताया है कि किस प्रकार से आज हम आधुनिक होते जा रहे हैं और हमारी जो शैली है, जीवन शैली है, वो बदलते जा रही है, उन सभी के बारे में आपने एक विस्तृत विचार दिया है। तो धन्यवाद क्षमा करजगांवकर मैडम, निश्चय ही आप ऐसे धन्यवाद करती हूँ आपको। ठीक इसी प्रकार हेमलता लखमल मैडम का भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हिंदी के साहित्यकारों के बारे में विस्तृत वर्णन यहाँ पर किया है कि किस प्रकार साहित्यकारों ने नारी को लेकर तरह तरह से अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके संघर्षों को बताया है, उनके भावनाओं को यहाँ पर परिचित किया है। तो आप भी एक आभार, आपको मन से आभार करती हूँ कि आपने निश्चय ही यहाँ पर बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए हैं। और आज जब मंच पर मुझे बोलने की संधि मिली है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। सभी महिलाओं को नारी दिवस की, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभेच्छा। कुछ पंक्तियां मेरी महिलाओं के लिए जो इस संघ से जुड़ी हुई है। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही तो प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस संभालो, हर दिन नारी दिवस बना लो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन नारी दिवस बना लो। तो इस प्रकार आज जब मुझे मंच पर बोलने के लिए मौका मिला है, तो मैं आज अपनी इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई महिलाओं को एक बात कहना चाहूंगी कि गलत काम जहां पर होता है, वहां पर उसका आवाज, जैसा कि ओक मैडम ने अपने विचार दिए थे, वैसे ही मैं इस बार फिर से महिलाओं को बोलना चाहूंगी कि जहां गलत काम होते हैं, वहां पर उसका प्रतिकार कीजिए, उसके विपरीत आवाज उठाना जरूरी है। और जो गलत होता है, जितना हमको समझता है, के बारे में आवाज उठाइए, उसका प्रतिरोध कीजिए, अपने परिवार वालों को बताइए या अपने सखियों को बताइए, और निश्चय ही आप उसका सामना कर सकेंगे और आप में जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ते ही जाएगा। तो धन्यवाद मैडम। और ये मंच के माध्यम से मैं आज एक, जहाँ नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, वहां पर एक छोटी सी बात मैं और बता दूं कि जहाँ मैं काम करती हूँ RLT कॉलेज महाविद्यालय में, वहां पर इस बार 12वीं के केंद्र संचालक के रूप में मेरी नियुक्ति की गई है और पूरी अच्छी तरह से मैं उस कार्य को निभा रही हूँ। ये भी मेरे लिए एक बहुत ही खुश बात है। और ये संघ के माध्यम से जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उनकी ही प्रेरणा है जो मेरे व्यक्तिमत्व के अंदर इतना परिवर्तन आया है। तो धन्यवाद सभी का, बहुत बोलने के लिए संधि दिया, आभार के लिए मुझे याद किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से सभी का हृदय से आभार, और कार्यक्रम से जुड़ने वाली सभी महिलाओं को फिर से महिला दिन की शुभेच्छा। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। बढ़िया। संघ के राज्याध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद कांबळे सर जी से मैं
अनुमोदन चाहती हूँ कि यह कार्यक्रम समाप्त हुआ, ऐसा मैं कह सकती हूँ। यस मैडम। और इस कार्यक्रम को जोड़ने सभी वाली को कड़ी फिर से एक बार धन्यवाद और महिला दिन की बहुत ढेर सारी शुभेच्छा, शुभकामनाएं। हम ऐसे ही आभासी मंच के माध्यम से ही क्यों न हो, हम मिलते रहेंगे। और वैसे भी कांबळे सर जी ने कहा है कि फिर से एक प्रोग्राम होने वाला है, तभी हम रूबरू Yes, मिल yes. जाएंगे। क्षमा मैडम, पावसकर पाटिल मैडम, सर है क्या जरूर कोल्हापुर से? मिलेंगे। जी जरूर। पाटिल सर है क्या बहुत कोल्हापुर से? नेहा मैडम जरूर कोल्हापुर के मिलेंगे। पाटिल सर है क्या? कोल्हापुर से सर पाटिल नहीं, सर, सर। अविनाश पाटिल। अविनाश पाटिल पाटिल कोल्हापुर से। शायद नहीं है, शायद नहीं शायद है। नहीं। उनका सीनियर कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, तो उन्होंने फोन किया था उस दिन, ग्रुप पर ढेर सारे मैसेज आए थे, तो जी। उन्होंने एक बात बताई कि सर इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उन लोगों ने जो चयन किया था उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी कनिष्ठ महाविद्यालय की ओर से जो मुझे पुरस्कार दिया गया था। ये पुरस्कार की ट्रॉफी उन्होंने देखी, मैं ट्रॉफी लेकर गया था, तो ये ट्रॉफी और जूनियर कॉलेज मतलब महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय हिंदी संघ से ओर से आपको हिंदी के लिए पुरस्कृत किया गया है, तो ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो हम आपका विचार करेंगे, आपको हम सिलेक्शन करते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बताया मुझे, ताकि उस पुरस्कार की वजह से मतलब पुरस्कार हमने चलो मान लिया कि दिया होगा अपने संघ ने, तो उसका नतीजा एक व्यक्ति के जीवन बनाने में अगर होता है तो बड़ी खुशी हो रही है हमें। तो ऐसे पुरस्कार इस वर्ष में हम लोग अच्छे लोगों को जिन्होंने काम देने किया है चाहिए। ऐसे लोगों को हम सम्मानित करेंगे। उसके लिए हम एक मीटिंग भी कॉल करेंगे इस हफ्ते में ही। सभी विभागीय अध्यक्ष रहेंगे, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे, जिला अध्यक्ष रहेंगे, और उस मीटिंग में ढेर सारी चर्चा हम लोग करेंगे और फिर उसके लिए स्थल तिथि निश्चित कर लेंगे और फिर उससे कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अंतराल के बाद हम सब लोग जुड़े हैं, अच्छा लग रहा है। और किसी कुछ बोल सकते हैं, ऑफलाइन चल रहा है सब कुछ, मैं रिकॉर्डिंग पहले बंद करता हूं। एक बात रह गई मेरे से, नेहा यस गोडसे यस मैडम का आभार व्यक्त करते रह गया कि उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र संचालन किया है। सॉरी मैम, सभी का नाम लिखा। नहीं 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 मैडम, इसमें आभार की क्या जरूरत है, हम सब साथ मिलके नहीं, काम नहीं, कर रहे हैं। सबका नाम लिया, नाम छूट गया। नहीं नहीं नहीं, कोई ये बात नहीं, गलती कोई है बात नहीं मेरी मैडम। मैडम।